विश्व कप का दूसरा दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस दोनों ग्रुप्स के लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी सारे मैचेस में और अच्छा परफ़ॉर्म किया सभी टीम्स ने। देखते हैं कैसे रहा। तो पहला मैच इंग्लैंड-ईरान, क्या लगता है नीरज? अ, मत पूछ भाई मत पूछ। इतनी उपेक्षा थी मुझे ईरान से कि वो कुछ करेंगे, पर जैसा उनका प्रदर्शन रहा वो बहुत ही मतलब निचले स्तर का था जिसमें कहूँगा। कॉम्पैक्ट थी फॉर्मेशन, मतलब कि जिस प्रकार की फॉर्मेशन दिखाई थी, अपेक्षा थी कि वो कॉम्पैक्टनेस रखते, पर बिल्कुल भी कॉम्पैक्टनेस नहीं थी। 5 बंदे हैं डिफेंस में पीछे भी, फिर भी इतनी आराम से डिफेंस ब्रेक कर पा रहे थे। और मार्किंग पे मैं आऊँगा कि किस प्रकार से मार्किंग की जाती थी। मार्किंग का तो ऐसा लग रहा था कि कहीं से पता नहीं कौन बुला लिए खेलने के लिए, ना उनको ढंग से मार्किंग का पता कि कैसे मार्क किया जाए। और यहाँ पे मैं मैनेजर से भी पूछना चाहूँगा कि उसने क्या बोला था भाई को कि कैसे खेलना है? कि कुछ तो स्ट्रैटेजी होती है कि अगर तुम्हें डिफेंस करना है तो भाई पीछे बैठो, ढंग से बिठाओ भाई, लगाओ, बस लगाओ और भाई बोलो आओ, इन्विटेशन दो। पर कुछ भी नहीं भाई, आराम से वो बस टिकी टाका चल रहा था इंग्लैंड के स्क्वाड में और आराम से डिफेंस ब्रेक हो जा रहा था। मैंने पहले भी कहा था कि इंग्लैंड वन ऑफ द कंटेंडर्स है फॉर द चैंपियनशिप, और मैं फिर से कहता हूँ कल की परफॉर्मेंस के बाद कि दे आर द वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द चैंपियनशिप। ज़ाहिर-सी बात है, ईरान ऑफ द बॉल जैसा उनका परफ़ॉर्मेंस रहा, काफ़ी लो स्टैंडर्ड का रहा, इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। लेकिन ऑन द बॉल फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा उनका अच्छा परफ़ॉर्मेंस था, थोड़ा देखने लायक था। जैसे वो बॉल मूव कर रहे थे पिच में, जैसे खेल रहे थे वो बॉल के साथ, वो थोड़ा ठीक था। लेकिन ऑफ द बॉल क्योंकि पोज़ेशन बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के पास रहा और ऑफ द बॉल उतना नहीं ना प्रेस कर पाए, ना मार्किंग जैसे भाई ने बात की कि वो उतना कुछ अच्छा नहीं खेले, उनका कोई वो एक डायरेक्ट प्लान ऑफ एक्शन नहीं था ईरान का इस गेम के लिए। लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम की जो क्वालिटी है, हम मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और इंग्लैंड ने ज़ाहिर-सी बात है अपनी पूरी क्वालिटी दिखाई मैच में। उन्होंने दिखाया कि वो क्यों वन ऑफ द फेवरेट्स हैं टूर्नामेंट जीतने के लिए। जो पाँचों प्लेयर्स मिडफ़ील्ड में थे, वो जैसे कनेक्ट कर रहे थे आपस में, जितना उन टीम स्पिरिट और जैसे कनेक्ट और क्लिक कर रहे थे आपस में, वो काफ़ी अच्छा देखा हमें। काफ़ी उन्होंने बॉल मूव किया बहुत अच्छे से इंग्लैंड ने और हाँ, डिज़र्व करते थे विन ये वाली और इंग्लैंड काफ़ी आगे तक जाएँगे इस टूर्नामेंट में। क्या लग रहा है? मैंने तो पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूँ कि इंग्लैंड मतलब राउंड ऑफ 16 से भी आगे जाएँगे, सेमीफाइनल तक जाएँगे वो आराम से। पर हुँ। फिर सेमीफाइनल के बाद मतलब कि वो साउथगेट पे डिपेंड करता है कि मतलब कि वो कैसे आगे टीम को ले जाता है। बड़े ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पर उन्होंने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी उन्होंने वो मैच हार गए थे, और उसके पीछे वही कारण जो साउथगेट की मतलब कि पुरानी समस्या है, वही समस्या है। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी आगे तक जाएँगे, सेमीफाइनल तक जाएँगे आराम से, जैसा स्क्वाड खेल रहा है और जैसे परफॉर्मेंस है। साका और रैशफोर्ड, केन कल भाई अगर गोल नहीं मारा पर उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। मतलब बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी। मतलब वो पूरा एज़ अ नंबर 9 नहीं, पर एज़ अ अटैकिंग मिडफील्ड खेल रहा था, अगर तुम ध्यान से मैच देखोगे। जैसा उसकी रीसेंट गेम स्टाइल रहा है, वो मोर ऑफ लाइक अ अटैकिंग मिडफील्डर है। और साथ में मैग्वायर की भी बात करना चाहूँगा मैं। बेचारे मैग्वायर ने अपना एक तो गोल भी मिस किया और फिर इंजरी भी फेस करनी पड़ी। तो वो थोड़ा अनलकी रहा हैरी के लिए। पर ओवरऑल स्क्वाड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ तक वो जाते हैं, क्या, और क्या इस बार है। इज़ इट कमिंग होम? तो यार बात है जब आई सेनेगल और नीदरलैंड्स के मैच की, तो मुझे लगता है नीदरलैंड्स लकी थे कि वो ये मैच जीत गए, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस थी दोनों टीम की वजह से लग नहीं रहा था कि यहाँ से कोई एक टीम जो है वो मैच लेके जाएगी। काफ़ी टैक्टिकल
मैच था। अगर कोई नॉर्मल वॉचर है और तो वो आराम से बोर हो जाएगा। पर जो मैच था वो काफी टैक्टिकल था दोनों तरफ से, मतलब कि काफी टैक्टिक्स लगाई जा रही थी। और जहां तक बात है नेदरलैंड्स की परफॉर्मेंस की, अगर वो मैच ही जीते हों, पर एक पॉइंट है जो बहुत ही नोटिसेबल था कि अगर यही परफॉर्मेंस के साथ वो इक्वाडोर के सामने जाएंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि इक्वाडोर ने हरा देगी। तुम हुँ, मिडफील्ड देखो, मिडफील्ड में कोई जान नहीं थी सिवाय फ्रैंकी डी जॉन्ग के, जो पीछे से बॉल कैरी करके आगे ला रहा था। उसके अलावा मुझे मिडफील्ड में कुछ ऐसा कुछ खास लगा नहीं फ्रैंक। और यही कारण था कि मतलब कि सेनेगल इतना डोमिनेट कर पाई। सेनेगल ने मिडफील्ड में जो इतनी बॉल रिकवरी की है, उसी कारण की वजह से, उसी कारणवश वो इतने अटैक्स बना पा रहे थे। तो यार कोयाटे की इंजरी ने कहीं ना कहीं एक रोल प्ले किया नेदरलैंड्स के कमबैक में। तुम देखो तो कोयाटे डिफेंसिवली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसकी बॉल रिकवरी भी बहुत अच्छी थी। जितने भी अटैक्स बनी वो बॉल मिडफील्ड में ही बॉल रिकवर करने की वजह से बने थे। और अगर जैसे मैंने कहा कि अगर नीदरलैंड्स इसी परफॉर्मेंस के साथ इक्वाडोर के सामने जाएगी तो ये निश्चित है कि इक्वाडोर से वो हारेंगे। तो इसमें मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं सेनेगल अनलकी रही, क्योंकि काफ़ी अच्छे चांसेस मैं बोलूँगा बने थे, पर वो पूरी तरह मतलब कन्वर्ट नहीं किए गए। और कहीं ना कहीं सेनेगल ने माने को मिस किया, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर वो चांस माने होता तो कहीं ना कहीं वो चांसेस कन्वर्ट होके गोल में बदलते हैं। पर अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि कैसे सेनेगल कम बैक करती है, और नेदरलैंड्स की भी अगली परफॉर्मेंस क्या रहती है। और मतलब कि जब वो इक्वाडोर को फेस करेंगे तो वो कौन सी स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करा पाएंगे, पर ऐसे वो नहीं जीत पाएंगे। और मैं डिफेंस पे भी आना चाहूंगा। डिफेंस पे अगर तुम देखो तो मैथ्स डिलिक्ट कल, भाई, इतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। सार ने उसको जो तंगी दी, वो मतलब कि एक येलो कार्ड भी मिला उसकी वजह से मैथ्स डिलिक्ट को। और कुछ अच्छी फॉर्म नहीं थी। मैं दूसरे दो सेंटर बैक्स की बात करूं, वर्जिल वैन डाइक और नेथन की, और साथ में उनका गोलकीपर, ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके कारण मुझे लगता है कि थोड़ा नेदरलैंड्स होल्ड कर पाई, क्योंकि जैसे सेनेगल खेल रही थी, अटैक्स पे अटैक बन रहे थे, पर इन तीन की वजह से मुझे लगता है थोड़ा वो होल्ड कर पाए। और स्पेशली उनका गोलकीपर जो उसने सेव्स किए कल, वो लिटरली माइंड ब्लोइंग थे। यूएस और वेल्स का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग उस ग्रुप के लिए, क्योंकि इंग्लैंड इतना बड़ा विन लेके आया तो दोनों टीम्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर था। लेकिन अगर मैं मैच की इन जनरल बात करूँ तो कमाल का मैच था। बहुत मतलब मज़ेदार, दोनों टीमों ने मतलब अपनी सारी जान लगा दी और लास्ट तक विनर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था। यूएस की मैं स्पेसिफिकली तारीफ़ करना चाहूँगा कि इतना कॉन्फिडेंटली, इतना मतलब प्रेशर डाल के, इतना मतलब आगे खेलना, मतलब पहली बार हमने देखा है उनको। 2014 में भी वर्ल्ड कप में थे, तब वो मतलब इतना बेहतर उन्होंने नहीं खेला था, लेकिन ये जो टूर्नामेंट था कमाल की। कल का मैच यूएस की तरफ से वेल्स ने भी मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। और सबसे ज्यादा तारीफ अगर मैं वेल्स में करूं तो एरन रैमजी, जो उसने परफॉर्मेंस दी मिडफील्ड में, मतलब काफी बढ़िया गेम बनाया। क्रिश्चियन पुलिसिच अगर मैं बात करूं, यूएस में कहीं ना कहीं वो फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग की कमी नजर आई, लेकिन फिर भी गोल मिला और ड्रॉ हुआ मैच। काफी मजेदार मैच यहाँ पे, दोनों टीम्स ने अपना बेस्ट दिया मैं कहूँगा। और मुझे लगता है कि यूएस थोड़ा बेहतर कर सकते थे, क्योंकि उनके पास जिस तरह के चांसेस बन रहे थे वो बॉल निकालने के आगे, उनके पेनल्टी एरिया में लेके जाने के वेल्स के, उन्होंने वो थोड़ा रिस्क फैक्टर कम रखा अपना। और वेल्स जैसे एडवांस कर रहे थे उनको वही फायदा मिला कि यूएस उतना आगे नहीं मतलब जाने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनके ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे वो वेल्स के फाइनल थर्ड में, तो उसका वेल्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला जब वो अपने काउंटर अटैक्स बना रहे थे। और काफी इंटरेस्टिंग, काफी पावरफुल पेनल्टी के साथ गैरेथ बेल ने फाइनली
ड्रॉ किया अंतिम समय में और ड्रॉ दिलाया अपनी टीम को, वेल्स को। और मैं कहूँगा कि अभी तक का सबसे बेहतरीन मैच जो था, वो यही था यूएस वेल्स का। और हम आशा करेंगे कि आगे के टूर्नामेंट में हमें ऐसे इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले। तो यार इसी पॉइंट पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही और इनसाइट्स और एनालिसिस के लिए हमसे जुड़ना और सब्सक्राइब करना। और आज भी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं अर्जेंटीना और पोलैंड मेक्सिको का, तो उनकी भी इनसाइट्स हम कल डालेंगे। तो हमसे जुड़ना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।